तो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल परीक्षा पंडित। आज शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सभी ट्रेड के 51 मॉक प्रैक्टिस सेट का ऑडियो बुक डिस्कशन फॉर्मेट लॉन्च हो गया है। इसमें आपको मिलेगा 51 टेस्ट का ऑडियो डिस्कशन फॉर्मेट में सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट बुक्स PDF, प्रिंटेबल HD PDF विदाउट वाटरमार्क, डेली ट्रैकर शीट, कम समय में ज़्यादा आउटपुट के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा। क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं होंगे, डिस्कशन फॉर्मेट में समझाए भी जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आज हम वर्कशॉप वाली एक टिपिकल सिचुएशन से शुरू करते हैं। इमेजिन करना होगा कि एक भारी मशीन के अंदर एक ब्रोकन बोल्ट बुरी तरह फंस गया। हाँ, मतलब वहां तो जगह बिल्कुल नहीं होती, आरी वगैरह तो चला ही नहीं सकते। सही बात है, वहां पर 100 या फाइलिंग करना तो इम्पॉसिबल है। ऐसी कंडीशन में काम आते हैं हमारे अनसंग हीरोज। अच्छा, जिन पर आज का CBT 02 का ये डिस्कशन फोकस्ड है। बिल्कुल, आज हम उन्हीं कटिंग टूल्स को डिटेल में समझेंगे जिनमें हमारा पूरा फोकस चिजल और हैक्सॉ पर रहेगा। सिलेबस में इन टूल्स का नाम पढ़कर लगता है कि इनमें क्या ही टेक्निकल होगा, पर एग्जाम में सीधे और कंफ्यूजिंग सवाल आते हैं। वही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर बेसिक से देखें तो चिजल एक प्राइमरी कटिंग टूल है। तो इसका मुख्य काम क्या सिर्फ रफ मेटल हटाना होता है? हाँ, एग्जैक्टली। इसका काम अननेसेसरी मेटल काटना या छीलना है, वहां जहां रेती या हैक्सॉ काम ना आए। पर क्या इससे फिनिश अच्छी आती है? नहीं, स्टूडेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि चिजल से काटा गया सरफेस कभी प्योर या स्मूथ नहीं होता। ये सिर्फ मोटा मोटा माल हटाने के लिए है। तो जब रफ काम करना है और हथौड़े की चोट पड़नी है तो एग्जाम में इसके मटेरियल और हार्डनेस से क्या सवाल बनेंगे? मटेरियल पर तो सीधा क्वेश्चन आता है। ये लगातार झटके सहती है ना, इसलिए हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। अच्छा, और इसकी शेप? बॉडी आमतौर पर हेक्सागोनल यानी षटभुज होती है। और एक जरूरी बात, चिजल का सिर्फ आगे वाला हिस्सा कटिंग एज से करीब 25 से 35 mm तक ही हार्ड और टेम्पर होता है। वेट, पूरी चिजल हार्ड नहीं होती? नहीं, अगर पूरी हार्ड कर दी तो चोट लगने पर कांच की तरह टूट जाएगी। ओ, ये पॉइंट लॉजिक के हिसाब से बहुत सही है। और हार्डनेस की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हार्डनेस 53 से 59 HRC होनी चाहिए। ठीक है, 53 से 59 HRC। और इसकी एनाटॉमी यानी अलग अलग हिस्सों को क्या कहते हैं? इसकी 3 मेन भाग हैं, हेड, बॉडी और कटिंग एज। सबसे ऊपर हेड होता है जिसे 10 से 12 डिग्री पर चैम्फर किया जाता है। यह हिस्सा सॉफ्ट रखा जाता है। यहाँ पर एक सेफ्टी डाउट है। वर्कशॉप मैनुअल में एक मशरूम हेड बर्ड बहुत अंडरलाइन किया होता है। ये मशरूम हेड आखिर हानिकारक क्यों है? इसको ऐसे विजुअलाइज करना होगा कि एक खराब ग्रिप वाला हथौड़ा किसी के हाथ से फिसल जाए तो कितना नुकसान होगा। हाँ, वो तो पूरी ताकत से आगे जाकर लगेगा किसी को। एग्जैक्टली। जब चिजल के सॉफ्ट हेड पर बार बार चोट पड़ती है ना, तो मेटल फैलकर खुम्बी या मशरूम जैसा हो जाता है। तो वो फैला हुआ हिस्सा टूट सकता है? हाँ, और उस पतली लेयर पर चोट पड़ने से उसके टुकड़े गोली की तरह हवा में छिटक सकते हैं। आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए मशरूम हेड स्ट्रिक्टली मना है। बॉडी और कटिंग एज के बारे में क्या याद रखना है? बॉडी 6 या 8 पहल वाली होती है ताकि ग्रीस लगे हाथों में अच्छी ग्रिप मिले। इसके नीचे एक चपटा भाग होता है जिसे फॉर्जिंग एंगल कहते हैं। और कटिंग एज? वही सबसे मेन है जो हार्ड और टेम्पर्ड होता है। एग्जाम में सवाल आता है कि चिजल का साइज कैसे मापते हैं, तो वो साइज इस कटिंग एज की विड्थ यानी चौड़ाई से लिया जाता है। ये विड वाला पॉइंट कंफर्म एग्जाम में फंसाएगा। अब सबसे डरावने टॉपिक पर आते हैं, कटिंग एंगल्स। हर मेटल के हिसाब से एंगल बदलता है ना, इसकी कोई ट्रिक है? इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। एक पेंसिल का एग्जाम्पल लेते हैं। नर्म रबर में छेद करना हो तो शार्प पेंसिल बेस्ट काम करेगी। हाँ, वो तो इजीली घुस जाएगी रबर में। पर अगर उसी शार्प पेंसिल को पत्थर पर मारेंगे तो क्या होगा? उसकी नोक तुरंत टूट जाएगी क्योंकि सपोर्ट नहीं होगा पीछे। बिल्कुल सही। हार्ड मेटल के लिए ये ब्लंट नोक चाहिए और सॉफ्ट के लिए शार्प। यही ट्रिक फ्लैट और क्रॉस कट चिजल पर लगती है। तो एंगल की वैल्यूज कैसी होंगी फिर? सबसे हार्ड मेटल यानी स्टील के लिए एंगल सबसे ज्यादा होगा, 70 डिग्री। ये एग्जाम का सबसे रिपीटेड फैक्ट है। अच्छा, और उससे थोड़ा सॉफ्ट मेटल हो तो? कैस्ट आयरन के लिए ये घटकर 60 डिग्री हो जाता है। फिर कॉपर और ब्रास के लिए 45 डिग्री। और सबसे सॉफ्ट के लिए? जिंक और एल्यूमिनियम के लिए ये और कम होके सिर्फ 35 डिग्री रह जाता है। यानी सीक्वेंस है 70, 60, 45 और 35। क्या ये सभी शिजल्स पर लागू होता है? यहीं पर एक एक्सेप्शन है जो मार्क्स कटवा सकता है।
डायमंड पॉइंट और हाफ राउंड नोज चिजल पर यह यूनिवर्सल रूल नहीं लगता। ओ, इनका एंगल फिक्स्ड होता है क्या? हाँ, डायमंड पॉइंट किसी भी मेटल पर चले एंगल 60 डिग्री ही रहेगा और हाफ राउंड नोज का एंगल हमेशा 45 डिग्री फिक्स रहता है। ये एक्सेप्शन सच में नोट करने वाले हैं। अच्छा, वर्किंग टेम्परेचर के आधार पर इनके टाइप्स होते हैं ना, हॉट और कोल्ड चिजल, उनमें डायरेक्ट टेक्निकल डिफरेंस क्या है? नाम से ही क्लियर है वैसे। हॉट चिजल गर्म धातुओं के लिए, जैसे भट्टी से निकला हुआ लोहा, धातु पहले से सॉफ्ट होती है, इसलिए चिजल को टेम्पर करने की जरूरत नहीं होती। इसका एंगल 30 डिग्री होता है। और कोल्ड चिजल जो सबसे ज्यादा यूज होती है फिटर शॉप में? हाँ, कोल्ड चिजल ठंडे और सख्त कामों के लिए। इसको हार्ड और टेम्पर करना बहुत जरूरी है। इसका कोण ज्यादातर 60 डिग्री होता है। एक मिनट, फ्लैट कोल्ड चिजल का एज बिल्कुल सीधा क्यों नहीं होता? मैनुअल में लिखा है कि थोड़ा उन्नतदार यानी कॉन्वेक्स होता है। अगर एज बिल्कुल स्केल जैसा सीधा होगा तो कटिंग करते वक्त उसके किनारे मेटल में गड़ जाएंगे और फंस जाएंगे। तो इससे बचने के लिए थोड़ा गोलाई दे देते हैं। हाँ, उन्नतर शेप से स्मूथ कटिंग होती है। इसकी चौड़ाई 16 mm से 32 mm तक होती है। एक फ्लैट चिजल होती है और दूसरी क्रॉस कट चिजल। इस क्रॉस कट का यूज कब होता है? इसका दूसरा नाम केप चिजल है, जो एग्जाम में ज्यादा आता है। इसका मेन काम कीवेज यानी चाबी घाट और पतली नालियां काटना है। ये सिर्फ 4 mm से 12 mm चौड़ी होती है। नालियों से याद आया, यू शेप और वी शेप ग्रूव्स के लिए स्पेसिफिक कौन सी चिजल चाहिए होती है? शेप मैच करना होता है यहाँ। अर्धगोलाकार या यू शेप के लिए हाफ राउंड नोज चिजल बेस्ट है, 2 से 16 mm चौड़ाई में। और वी शेप या कॉर्नर्स के लिए? वहां एक पॉइंटेड टिप चाहिए, तो डायमंड पॉइंट चिजल का यूज होता है, जो 6 से 16 mm चौड़ाई में मिलती है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक नाम भी है सिलेबस में, जैसे साइड चिजल और काउ माउथ चिजल। ये किस काम आती है? इनके शेप्स इनके काम बताते हैं। साइड चिजल का कटिंग एज 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, कॉटरवेज और डीप ग्रूव से मेटल हटाने के लिए। और काउ माउथ चिजल? इसका एज गाय के मुंह जैसा होता है। कास्टिंग के बाद रफ स्पॉट्स हटाना या चमड़े और रबर में वॉशर काटने का काम इसका ही है। एक तीसरी भी होती है, वेब चिजल। वो किस लिए यूज होती है? इसका एज आयताकार होता है। चेन ड्रिलिंग के बाद बची हुई मेटल दीवार को तोड़कर अलग करने के लिए इसे लगाते हैं। इन कोल्ड चिजल से धातु छीलने की प्रोसेस को चिपिंग कहते हैं ना? इसमें सेफ्टी रूल्स क्या पूछते हैं एग्जाम में? चिपिंग में कट का साइज लिमिटेड होता है। मैक्स 6 mm तक माल काट सकते हैं एक बार में। और हथौड़े का वेट भी तो पूछते हैं। हाँ, चिजल बाएं हाथ में और हथौड़ा दाएं हाथ में। हथौड़े का स्टैंडर्ड वेट 0.75 किलोग्राम होना चाहिए। स्ट्रोक मारने पर कट कितना गहरा होना चाहिए? कट 2 से 3 mm से ज्यादा गहरा नहीं लेना चाहिए। और सबसे क्रिटिकल है साइट रूल। साइट रूल मतलब कहाँ देखना है? चिपिंग करते वक्त नजर हमेशा कटिंग पॉइंट पर होनी चाहिए, ना कि चिजल के हेड पर, वरना टूल फिसल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताइए और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चिपिंग से सतह तो साफ हो गई, पर अगर धातु के पीस को पूरा आर पार काटना हो तब तो चिजल फेल हो जाएगी ना? एकदम सही ट्रैक पर है। चिजल रफ टूल है, आर पार काटने के लिए हैक्सॉ की आवश्यकता पड़ती है। तो हैक्सॉ के स्ट्रक्चरल पार्ट से एग्जाम में क्या सवाल बनते हैं? इसका मेन फ्रेम माइल्ड स्टील का बना होता है और उसको केस हार्ड करते हैं। इस यू आकार के फ्रेम में ब्लेड लगता है और पीछे एक विंग नेट होता है जिसे एडजस्टर कहते हैं। इसकी ऑपरेशन स्पीड यानी स्ट्रोक रेट और दांते की दिशा बहुत कंफ्यूजिंग रहती है। इसे पुश टाइप सॉ कहते हैं। इसका मतलब दांते हमेशा आगे की दिशा में होते हैं क्योंकि धकेलने में ताकत ज्यादा लगती है। और स्ट्रोक रेट कितना होना चाहिए? इसकी स्पीड 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट होनी चाहिए। ज्यादा तेज चलाने पर ब्लेड हीट होकर टूट सकता है। फ्रेम्स कितने तरह के आते हैं हैक्सॉ में? 3 मेन टाइप है। पहला फिक्स्ड हैक्सॉ फ्रेम, जिसमें सिर्फ एक फिक्स्ड साइज का ब्लेड लगता है। दूसरा एडजस्टेबल, जिसमें अलग अलग लेंथ के ब्लेड फिट हो जाते हैं। और तीसरा डीप कटिंग फ्रेम कब यूज होता है? जब किसी मोटे पाइप को काटना हो, जहां साधारण फ्रेम टकरा जाए, वहां डीप कटिंग फ्रेम का एक्स्ट्रा डीप यू शेप काम आता है। अब सबसे क्लासिकल डाउट पर आते हैं। एग्जाम में हैक्सॉ ब्लेड की लंबाई कैसे मापी जाती है? लोग पूरे ब्लेड की लेंथ टिक कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ब्लेड की लंबाई हमेशा एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर तक मापी जाती है, क्योंकि टेंशन वहीं तक होती है। मतलब होल के बाहर का हिस्सा काउंट नहीं होता। और मटेरियल क्या रहता है इसका? ये हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या लो एलॉय स्टील का बनता है।
इसकी हार्डनेस चिजल से ज्यादा रखी जाती है, करीब 59 से 65 HRC तक। स्टैंडर्ड डायमेंशंस भी याद रखने होंगे ना? हाँ, लंबाई 250 से 300 mm, चौड़ाई 13 से 16 mm और मोटाई सिर्फ 0.63 से 0.80 mm तक। एक पॉइंट और है, रैस्प फाइल्स करके वर्ड आता है, क्या वो हैक्सॉ से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, ये एक ट्रैप है। रैस्प फाइल्स सिर्फ सॉफ्ट मटेरियल जैसे लकड़ी या चमड़ा घिसने के लिए होती हैं। इनको मेटल पर लगाया तो दांतें तुरंत खराब हो जाएंगे। अच्छा, हैक्सॉ चलाते वक्त ब्लेड टूटने का डर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर इनको कैसे कैटेगराइज किया है? 3 टाइप्स हैं। पहला ऑल हार्ड, जिसमें पिन होल छोड़कर पूरा ब्लेड हार्ड होता है, हल्का सा झटका लगते ही टूट जाता है। तो इसका बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है? फ्लेक्सिबल ब्लेड सबसे कॉमन है। इसमें सिर्फ दांतें हार्ड होते हैं और बाकी बॉडी सॉफ्ट रहती है, जो शॉक अब्सॉर्ब कर लेती है। तीसरा फ्लेक्सिबल सेंटर ब्लेड होता है, जो दोनों का मिक्सचर है। एग्जाम में इन ब्लेड्स का ग्रेड इनकी पिच से पूछा जाता है। कौन सी पिच किस मेटल के लिए है, इसकी ट्रिक क्या है? इसमें एक फिजिक्स लॉजिक है। दांते को फावड़े जैसा इमेजिन कीजिए। सॉफ्ट धातु छीलेंगे तो मोटी छीलन निकलेगी, दांते दूर दूर होंगे तो फंसेंगे नहीं। मतलब सॉफ्ट मेटल के लिए दूर दूर दांते, यानी कोर्स पिच। एग्जैक्टली। कोर्स पिच 1.8 mm होती है, यानी 14 TPI। ये माइल्ड स्टील, कॉपर और लीड के लिए है। और मीडियम पिच कहाँ आती है? मीडियम पिच 1.4 mm यानी 18 TPI होती है, जो कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम के लिए बेस्ट है। अगर शीट बिल्कुल पतली हो तो फाइन पिच यूज होगी ना? हाँ, फाइन पिच 1.0 मिलीमीटर्स यानी 24 TPI, ये पतली शीट्स और हार्ड स्टील के लिए है। और सबसे आखिरी है वेरी फाइन पिच 0.8 मिलीमीटर्स यानी 32 TPI, चांदी या बहुत पतले कामों के लिए। मतलब पिच का सीक्वेंस उल्टा चलेगा, 1.8, फिर 1.4, 1.0 और आखिर में 0.8। सही पकड़े। एग्जाम में बस इस सीक्वेंस को अप्लाई करना है। तो फाइनली अगर एग्जाम हॉल में घुसने से पहले सिर्फ 5 डेटा पॉइंट्स रिवाइज करने हो तो वो क्या होंगे? तो रैपिड फायर में सुन लीजिए। पहला, चिजल की हार्डनेस 53 से 59 HRC। दूसरा पॉइंट? हैक्सॉ ब्लेड का होगा। हाँ, हैक्सॉ ब्लेड की हार्डनेस 59 से 65 HRC। तीसरा नंबर, स्पीड वाला। हैक्सॉ का स्ट्रोक रेट 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट होना चाहिए। चौथा, चिपिंग से रिलेटेड। चिपिंग हथौड़ा 0.75 kg का होगा और मैक्सिमम कट 6 mm लिया जाएगा। और आखिरी पॉइंट क्या है? ब्लेड हमेशा एक पिन होल सेंटर से दूसरे पिन होल सेंटर तक मापा जाएगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। आप लोग कल्पना कीजिए कि लोहे के एक बेहद मोटे पाइप को काटा जा रहा है। आधी कटाई होने के बाद ब्लेड अचानक से बुरी तरह फंस जाता है। हाँ, और फिर उसे आगे धकेलने या पीछे खींचने की लाख कोशिशें कर लो, वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। बिल्कुल। और फिर अचानक एक झटके के साथ ब्लेड टूटकर 2 टुकड़ों में बंट जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का सीधा जवाब हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग यानी सेटिंग ऑफ टीथ के विज्ञान में छिपा है। अच्छा, एक डाउट है मेरा यहाँ पर। कटाई में ये झिरी या जिसे कर्व कहते हैं, ये क्या होती है? और क्या दांतों की सेटिंग से धातु का फंसना और घर्षण कम होता है? बहुत ही सही सवाल है। देखो, दांतों की सेटिंग को गहराई से समझने के लिए कटाई की फिजिक्स को समझना जरूरी है। जब भी धातु कटती है ना, तो वहां एक झिरी बनती है। ये झिरी मतलब वो कटा हुआ रास्ता, राइट? हाँ, लेकिन सिर्फ रास्ता नहीं, ये वो चैनल है जो ब्लेड की लाइफ तय करता है। इसका सीधा कनेक्शन घर्षण यानी फ्रिक्शन से है। कटाई का एक बहुत कड़ा नियम है कि ये झिरी हमेशा ब्लेड की मोटाई से चौड़ी बननी चाहिए। चौड़ी? अच्छा, मतलब अगर ब्लेड 0.8 मिलीमीटर मोटा है तो झिरी 0.8 मिलीमीटर से ज्यादा चौड़ी होनी चाहिए। एकदम सही। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर झिली बिल्कुल ब्लेड के बराबर बनी तो जैसे जैसे ब्लेड गहराई में जाएगा, धातु की दोनों दीवारें उसे जकड़ लेंगी। कटाई के टाइम जो हीट पैदा होती है ना, ओहो, तो उस हीट से धातु फैलेगी और ब्लेड को एक वाइस की तरह कस लेगी। हाँ, इसी डेथ ग्रिप को तोड़ने के लिए दांतों की सेटिंग की जाती है। दांतों को हल्का सा दाएं और बाएं मोड़ देते हैं। इससे जो झिरी बनती है वो चौड़ी हो जाती है और कटे हुए चिप्स आराम से बाहर गिर जाते हैं। एग्जाम के लिए इसके 3 प्रकार याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो 3 प्रकार कौन से हैं? पहला है सिंगल सेटिंग। इसमें पैटर्न बहुत सिंपल होता है। एक दांत दाएं, एक बायां और ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन हर 5वां दांत बिल्कुल सीधा रखा जाता है। 5वां सीधा? वो क्यों? वो नाली में एक झाड़ू की तरह काम करता है, जो चिप्स को धकेलकर बाहर निकालता है।
ये सेटिंग कोर्स पिच यानी मोटे दांतों वाले ब्लेड्स के लिए होती है। समझ गई। और दूसरा है डबल ऑल्टरनेट सेटिंग। इसमें जोड़ा चलता है, 2 दांत दाएं, 2 बाएं और अगला सीधा। ये मीडियम पिच के लिए है। लेकिन एक बात बताओ, जिन ब्लेड्स के दांत बहुत बारीक होते हैं, मतलब फाइन पिच, उनमें ये मोड़ना कैसे पॉसिबल है? वो तो टूट जाएंगे ना? बिल्कुल टूटेंगे। और वहीं पर तीसरी सेटिंग काम आती है, जिगजैग या वेवी सेटिंग। इसमें दांतों के पूरे ग्रुप को लहर की तरह क्रिम्प कर दिया जाता है। लहर जैसी बनावट से दांत बिना टूटे झिरी चौड़ी कर देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है। अच्छा, अब हेक्साब्लेड स्पेसिफिकेशंस पर आते हैं। एग्जाम के लिए ब्लेड की स्टैंडर्ड डायमेंशन और पिच का सही चुनाव कैसे याद रखें? और ये ब्लेड डल क्यों हो जाते हैं? देखो, स्टैंडर्ड लंबाई हमेशा 300 मिलीमीटर, मोटाई 0.80 मिलीमीटर और चौड़ाई 13 मिलीमीटर होती है। अब पिच की बात करें तो हार्ड मेटल के लिए हमेशा फाइन पिच का इस्तेमाल होता है। वेट, हार्ड मेटल के लिए फाइन पिच? ये तो उल्टा लग रहा है। हार्ड चीज काटने के लिए तो बड़े और स्ट्रॉन्ग दांत चाहिए ना? हाँ, शुरुआत में ऐसे ही लगता है, लेकिन सोचो, हार्ड मेटल कटने का भारी विरोध करता है। फाइन पिच में एक ही टाइम पर धातु पर ज्यादा दांत मौजूद होते हैं, जिससे दबाव बढ़ जाता है। ओहो, मतलब अगर मोटे दांत इस्तेमाल किए तो एक ही दांत पर सारा प्रेशर आ जाएगा और वो झटके से टूट जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा। यही लॉजिक पतली ट्यूब काटने पर भी लागू होता है। पतली ट्यूब के लिए 0.8 मिलीमीटर की फाइन पिच लेते हैं, ताकि दीवार पर कम से कम 2 दांत टिके रहें। समझ गई। और मीडियम हार्ड धातु या कास्ट आयरन के लिए? उनके लिए 1.4 मिलीमीटर की पिच एक परफेक्ट बैलेंस देती है। अच्छा, तो फिर ठोस पीतल या तांबा जैसी सॉफ्ट मेटल्स का क्या? सॉफ्ट मेटल्स के लिए नियम पूरी तरह बदल जाता है। उनके लिए 1.8 मिलीमीटर की कोर्स पिच इस्तेमाल होती है, क्योंकि नर्म धातु के बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं और उन्हें बाहर आने के लिए जगह चाहिए होती है। राइट। और ये ब्लेड डल क्यों हो जाते हैं? इनकी धार कैसे खत्म होती है? इसके 3 मेन कारण हैं। पहला, बहुत ज्यादा स्पीड या दबाव लगाना। दूसरा, कूलेंट का प्रयोग न करना। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है रिटर्न स्ट्रोक पर प्रेशर न हटाना। मतलब आरी को पीछे खींचते टाइम भी ताकत लगाना? हाँ, आरी के दांत सिर्फ आगे काटने के लिए बने हैं। पीछे खींचते टाइम दबाव देने से कटिंग ज्योमेट्री तुरंत नष्ट हो जाती है और ब्लेड डल हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गई आरी की बात। अब हैंड फाइल यानी रेती पर आते हैं। रेती किस मटेरियल की बनी होती है और इसका हार्डनेस लेवल कितना होता है? और ये फाइलिंग अलाउंस क्या चीज है? देखो, रेती कोई आम टूल नहीं है। ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। मशीनिंग के टाइम हमेशा 0.025 मिलीमीटर से लेके 0.5 मिलीमीटर तक का फाइलिंग अलाउंस छोड़ा जाता है। मतलब जॉब को फाइनल साइज से थोड़ा बड़ा रखना, ताकि बाद में रेती से घिसकर परफेक्ट साइज बनाया जा सके। एकदम सही। और जहां तक मटेरियल की बात है, फाइल्स हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या अच्छे ग्रेड की टूल स्टील से बनती हैं। इनकी हार्डनेस 60 से 64 HRC तक रखी जाती है। 64 HRC? मतलब ये तो बहुत ज्यादा हार्ड और ब्रिटल हो गया ना? हाँ, इतना कि अगर कंक्रीट के फर्श पर गिर जाए तो कांच की तरह चकनाचूर हो सकती है। और एक चीज, फाइल का साइज हमेशा हील से पॉइंट तक मापा जाता है। साधारण काम के लिए 100 से 200 मिलीमीटर और फाइन या बड़े काम के लिए 200 से 450 मिलीमीटर तक। अगर डिस्कशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अच्छा, अब आकृति के अनुसार फाइल्स के प्रकार बताओ। फ्लैट और हाफ राउंड फाइल के क्रॉस सेक्शन और उपयोग में क्या अंतर है? फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। इसका आगे का 1/3 भाग थोड़ा टेपर होता है और पीछे का 2/3 समानांतर। टेपर इसलिए ताकि किसी भी तंग जगह में आसानी से घुस सके। हाँ, बिल्कुल। और हाफ राउंड फाइल अर्धगोलाकार होती है, जो गोल सुराखों और अवतल यानी गड्ढे वाली घुमावदार सतहों के लिए बढ़िया है। तो फिर राउंड और स्क्वायर फाइल का उपयोग कहाँ होता है? राउंड फाइल पूरी तरह गोल सुराख बढ़ाने के लिए होती है और स्क्वायर फाइल वर्गाकार सुराख, चाबी घाट जिसे हम कीवेस कहते हैं, और गियर के दांतों को घिसने के लिए इस्तेमाल होती है। एक डाउट और था, सेफ एज फाइल किसे कहते हैं और नाइफ एज फाइल के एंगल परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं? देखो, पहले त्रिकोणी रेती की बात करें, उसमें 60 डिग्री का कोण होता है वी स्लॉट और आरी के दांत तेज करने के लिए। सेफ एज फाइल को हैंड रेती भी कहते हैं। इसमें सेफ क्या होता है? ये पूरी चौड़ाई में बिल्कुल समानांतर होती है और इसके एक एज पर दांत नहीं होते।
तो जब 90 डिग्री की अंदरूनी साइड को घिसते हैं ना, तो ये खड़ी दीवार को खरोच से बचाती है। अरे वाह, ये बहुत काम की चीज है। और नाइफ एज? वो बिल्कुल चाकू के किनारे जैसी होती है, 10 डिग्री टेपर के साथ। जब स्लॉट का कोण 30 डिग्री से कम हो तो वहां केवल नाइफ एज फाइल ही पहुंच सकती है। अच्छा, अब कट के अनुसार बताओ। सिंगल कट और डबल कट में ओवरकट और अप कट के एंगल्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। सिंगल कट में दांत सिर्फ एक दिशा में होते हैं, कटिंग फाइल की बेली पर होती है। लेकिन डबल कट में तेजी से धातु हटाने के लिए दांतों के 2 सेट क्रॉस करते हैं। एग्जाम पॉइंट याद रखना, ओवरकट 60 डिग्री पर होता है और अपकट? अपकट 75 डिग्री से 80 डिग्री पर होता है। अच्छा, ये अलग अलग क्यों होते हैं? अगर दोनों 60 डिग्री के होते तो सारे दांत एक सीधी लाइन में आ जाते और धातु पर गहरे गड्ढे बन जाते। अलग एंगल्स होने से धातु तेजी से छिलती है पर खरोंचे नहीं आती। समझ गई। अच्छा, लकड़ी या चमड़े जैसे नर्म पदार्थों के लिए कौन सी फाइल इस्तेमाल होती है? नॉर्मल फाइल तो धंसकर जाम हो जाएगी ना? हाँ, उनके लिए रास्ट फाइल यूज होती है, जिसमें उभरे हुए मोटे दांत होते हैं। नर्म धातु जैसे एल्यूमिनियम या तांबे के लिए कर्व्ड कट या विक्सन फाइल काम आती है, और गोल सुराखों की फिनिशिंग के लिए स्पाइरल कट। ठीक है, अब फाइलिंग की प्रक्रिया पर आते हैं। ऑपरेटर के लिए वाइस की ऊंचाई और स्ट्रोक की गति के नियम क्या हैं? वाइस की ऊंचाई ऑपरेटर की कोहनी से 3 से 8 मिलीमीटर नीचे होनी चाहिए और स्ट्रोक गति 40 से 50 प्रति मिनट। और प्रेशर सिर्फ आगे जाते टाइम लगाना है ना? बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, दबाव केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही लगाना चाहिए, वापस ही स्ट्रोक में दबाव हटा लेना चाहिए। और स्ट्रेट फाइलिंग बनाम क्रॉस फाइलिंग? स्ट्रेट फाइलिंग पूरी तरह समतल बनाने के लिए है, जिसमें ऑपरेटर को गजब का बैलेंस चाहिए होता है, और क्रॉस फाइलिंग डायगोनल चलाकर तेजी से धातु हटाने के लिए होती है। बहुत बढ़िया यार, अंत में एग्जाम से ठीक पहले के लिए एक क्विक रिवीजन हो जाए जिसमें आकार और उपयोग का सार हो। हाँ, बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे पीडीएफ की अंतिम टेबल से रिवीजन करते हैं। फ्लैट फाइल फ्लैट सतह के लिए, हाफ राउंड अवतल और वक्र सतह के लिए, राउंड सुराखों को बढ़ाने के लिए, स्क्वायर चाबी घाट या कीवेज के लिए, त्रिकोणी 60 डिग्री वी स्लॉट के लिए, हैंड या सेफ एज 90 डिग्री अंदरूनी साइड सुरक्षित रखने के लिए, नाइफ एज फाइल 30 डिग्री से कम के तंग स्लॉट के लिए इस्तेमाल होती है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। आज का हमारा पूरा फोकस उन कटिंग टूल्स पर है जो वर्कशॉप और एग्जाम्स दोनों के लिए बैकबोन माने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं फाइल, ग्राइंडर और ड्रिल की। एज अ स्टूडेंट ना, जब मैं इनके नोट्स पढ़ती हूँ तो लगता है कि बस फैक्ट्स रटने पड़ेंगे, लेकिन आज हमारा मिशन इन्हें रटना नहीं है। हाँ बिल्कुल, बल्कि उनके पीछे का टेक्निकल लॉजिक समझना है हमें। क्योंकि देखो, अगर हम बेसिक मैकेनिक्स को समझ गए तो एग्जाम में कैसा भी ट्विस्ट आए हम कंफ्यूज नहीं होंगे। सही बात है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फाइलिंग के मेथड से। नोट्स में 2 मेन तरीके हाईलाइट किए गए हैं, क्रॉस फाइलिंग और ड्रॉ फाइलिंग। मुझे हमेशा इनमें एक कंफ्यूजन रहता है यार, टेक्निकली ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, और ये क्रॉस फाइलिंग का क्या लॉजिक है? ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। इसका लॉजिक पूरी तरह से फिजिक्स और एफिशिएंसी पर टिका है। सबसे पहले क्रॉस फाइलिंग को देखते हैं, जिसे डायगोनल फाइलिंग भी बोलते हैं। इसे तुम एक ब्रॉड सरफेस यानी चौड़ी सतह से एक्स्ट्रा मटेरियल हटाने का सबसे फास्ट तरीका मान सकती हो। अच्छा। हाँ, इसमें कारगर फाइल को सीधा आगे पीछे चलाने के बजाय जॉब के एक कोने से दूसरे कोने तक तिरछा चलाता है। वेट, तो इसमें तिरछा चलाने का फायदा क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि जब हम डायगोनल स्ट्रोक लेते हैं तो स्ट्रोक की लंबाई बढ़ जाती है और फाइल एक ही बार में ज्यादा एरिया कवर करती है? जैसे अगर एक बड़ी टेबल को कपड़े से साफ करना हो तो हम डायगोनल हाथ मारते हैं ताकि एक स्वीप में ज्यादा जगह कवर हो। अरे वाह, एकदम सटीक एनालॉजी है। तिरछा चलाने से फाइल का कटिंग एरिया मैक्सिमम हो जाता है। फाइल के दांत एक लंबा रास्ता तय करते हैं, जिससे मटेरियल तेजी से कटता होगा, राइट? एग्जैक्टली। जब हमारा मेन टारगेट फिनिश नहीं बल्कि कम समय में सतह को समतल यानी फ्लैट करना और मोटा मटेरियल हटाना होता है ना, तब हम क्रॉस फाइलिंग ही यूज करते हैं। ठीक है, यानी फास्ट और हैवी मटेरियल रिमूवल के लिए क्रॉस फाइलिंग हो गई। लेकिन फिर ड्रॉ फाइलिंग का मैकेनिज्म क्या है? अगर हम मटेरियल हटा ही चुके हैं तो इस दूसरे तरीके की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि क्रॉस फाइलिंग के बाद मेटल की सतह पर रफ स्पॉट्स रह जाते हैं और फाइल के दांतों की गहरी खरोचें स्क्रैचेस रह जाती हैं। उन स्क्रैचेस को मिटाकर
एक चमकदार हाई फिनिश लाने के लिए ड्रॉ फाइलिंग की जाती है। इसमें टूल को पकड़ने और चलाने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। ओह, कैसे बदलता है? इसमें फाइल को हैंडल से पुश या पुल नहीं किया जाता, बल्कि कारीगर दोनों हाथों की हथेलियों से फाइल को जॉब के ऊपर रखता है और अपने पूरे शरीर के बैलेंस के साथ आगे पीछे खींचता और धकेलता है। अच्छा, मतलब जैसे हम शूज पॉलिश करते वक्त कपड़े को दोनों हाथों से पकड़कर बफिंग करते हैं, वैसा ही कुछ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। दोनों हाथों से प्रेशर देने पर कंट्रोल ज्यादा रहता होगा शायद। और नोट्स में लिखा है कि इसमें स्मूथ फाइल का ही प्रयोग होता है। ये इसलिए ना, क्योंकि अगर हम रफ फाइल यूज करेंगे तो फिनिश आने के बजाय और गहरी खरोंचे पड़ जाएंगी। बिल्कुल सही पकड़ा। स्मूथ फाइल और ड्रॉ फाइलिंग का कॉम्बिनेशन ही वो परफेक्ट मिरर लाइक फिनिश देता है। मेक सेंस। अब फाइलिंग मेथड्स के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़े कंफ्यूजिंग टॉपिक पर चलते हैं, फाइल की ज्योमेट्री। हाँ, मुझे ये जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन ही क्रॉस क्वेश्चन करना था। नोट्स में एक टर्म है कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, मतलब फाइल का बीच का हिस्सा थोड़ा उत्तल या उभरा हुआ होता है। मेरे दिमाग में ये बात फिट नहीं बैठ रही। क्यों, क्या कंफ्यूजन है इसमें? अगर हमें एक सतह को परफेक्टली फ्लैट बनाना है तो फाइल को खुद बिल्कुल फ्लैट क्यों नहीं बनाया गया? ये बीच में बल्ज कैसा? क्या इसका कनेक्शन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करने से है? जैसे एक फ्लैट जूता जमीन पर पूरा प्रेशर फैला देता है, लेकिन एक स्टिलेटो हील सारा प्रेशर एक छोटे से पॉइंट पर फोकस कर देती है। हाँ, ये स्टिलेटो हील वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है इस मैकेनिक को समझने के लिए। सोचो अगर फाइल बिल्कुल फ्लैट होती, मतलब 100% फ्लैट फेस, तो सारे दांत एक साथ टच करते हैं। एग्जैक्टली। फाइलिंग करते वक्त उसके सारे दांत एक ही बार में मेटल को टच करते। उतने बड़े एरिया के सारे दांतों को एक साथ मेटल में घुसाने और आगे ढकेलने के लिए एक इंसान को कितनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती। वो प्रैक्टिकली बहुत थका देने वाला काम होता। ओह, आई सी। कॉन्वेक्सिटी यानी बीच के उस उभार की वजह से फाइल का एक बार में थोड़ा ही हिस्सा जॉब के संपर्क में आता है। इससे ताकत कम लगती है और फाइल आसानी से मेटल काट लेती है। ओह वाओ, तो बेसिकली ह्यूमन एफर्ट को बचाने के लिए ये कॉन्वेक्सिटी ऐड की गई है। पर नोट्स में इसका एक और टेक्निकल फायदा लिखा है कि ये राउंडिंग ऑफ से बचाती है। ये राउंडिंग ऑफ क्या होता है और फ्लैट फाइल से क्यों होगा? देखो, राउंडिंग ऑफ का मतलब है जॉब के किनारों का एजेस का घिसकर गोल हो जाना। जब एक कारगर फाइल चलाता है तो ह्यूमन बायोमैकेनिक्स की वजह से एक सीसॉ यानी झूले जैसा इफेक्ट पैदा होता है। सीसॉ इफेक्ट कैसे? स्ट्रोक के शुरू में आगे वाले हाथ का दबाव ज्यादा होता है और स्ट्रोक के अंत में पीछे वाले हाथ का दबाव बढ़ जाता है। अगर फाइल पूरी तरह फ्लैट हो तो ये असंतुलित दबाव जॉब के दोनों सिरों को ज्यादा घिस देगा और वो गोल हो जाएंगे। अच्छा, और कन्वेक्सिटी इस झूले वाले इफेक्ट को कैंसिल कर देती है? कन्वेक्सिटी सीसॉ इफेक्ट को कॉम्पेंसेट कर देती है। बीच का उभार इंश्योर करता है कि प्रेशर टारगेट एरिया पर ही रहे, जिससे सतह बिल्कुल समतल बनती है। ये मैकेनिज्म सच में ब्रिलियंट है यार। इंसान की बायोमैकेनिकल वीकनेस को टूल के डिजाइन से ठीक कर दिया। अब इसी सेक्शन में एक और प्रॉपर्टी है, टेपर ऑफ फाइल। इसमें लिखा है कि फाइल का आगे का 1/3 हिस्सा पतला होता है। एग्जाम अलर्ट में क्लियरली हाईलाइटेड है कि कन्वेक्सिटी और टेपर दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, हालांकि दोनों एक ही फाइल में होती हैं। टेपर का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? टेपर होने का काम प्रेशर या फ्लैटनेस से जुड़ा नहीं है। इसका काम है एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच। अगर वर्कशॉप में किसी मशीन का कोई नैरो स्लॉट है या किसी पतले क्षेत्र के अंदर फाइलिंग करनी है तो पूरी चौड़ी फाइल वहां एंटर नहीं कर पाएगी। ओह, तो आगे का पतला हिस्सा काम आता है वहां। सही बात है। फाइल के आगे का वो पतला 1/3 हिस्सा ऐसी तंग जगहों में नैरो स्पेसेस में आसानी से घुस जाता है। राइट। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें ये याद रखना है कि कॉन्वेक्सिटी एफर्ट बचाती है और राउंडिंग ऑफ रोकती है, जबकि टेपर नैरो स्पेसेस में पहुंचने के लिए है। क्लियर? चलो अब टूल के मेंटेनेंस की बात करते हैं। जब हम कंटिन्यूअसली फाइलिंग करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है जिसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। हाँ, ये वर्कशॉप की सबसे आम बीमारी है। तो क्या पिनिंग का मतलब वही है जैसे हम कंघी करते हैं तो बाल उसमें फंस जाते हैं? जब हम मेटल पर फाइलिंग करते हैं तो धातु के छोटे छोटे कटे हुए कण चिप्स रेती के दांतों के बीच फंस जाते हैं। क्या यही पिनिंग है? बिल्कुल, मैकेनिज्म वही है। लेकिन पिनिंग सिर्फ कान फंसाना नहीं है, ये हीट और प्रेशर का खेल है।
धातु काटते वक्त फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है और उस दबाव की वजह से वो छोटे मेटल चिप्स फाइल के दांतों के बीच एकदम जम जाते हैं। और इससे फाइलिंग खराब होती होगी? बहुत ज़्यादा। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर तुमने उस पिनिंग वाली फाइल से किसी और क्लीन जॉब पर फाइलिंग शुरू की तो वो फंसते हुए कण एक ब्लेड की तरह काम करेंगे। वो मेटल की सतह पर गहरी खरोंचें डाल देंगे और पूरी ड्रॉ फाइलिंग की मेहनत बेकार हो जाएगी। बाप रे, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो इसका समाधान क्या है? नोट्स में एक टूल दिया है जिसे फाइल कार्ड कहते हैं। ये लकड़ी के बेस पर स्टील की तारों वाला ब्रश होता है, लेकिन एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन भी लिखी है। हाँ, कि कान निकालने के लिए कभी भी कदा स्टील या किसी ब्लेड का उपयोग नहीं करना चाहिए। वही तो, ऐसा क्यों? मुझे तो लगता था कि ब्लेड से कण जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि वो शार्प होती है। यहाँ मेटोलॉजी का कॉन्सेप्ट लगता है। फाइल को पहले से ही हीट ट्रीटमेंट देकर बहुत हार्ड और ब्रिटल यानी भंगुर बनाया जाता है ताकि वो दूसरे मेटल्स को काट सके। ओके। अगर तुम किसी हार्ड स्टील या ब्लेड से उसके दांतों को कुरेदोगी तो कण तो निकल जाएंगे, लेकिन उस हार्ड ऑन हार्ड टकराव की वजह से फाइल के दांत चिप हो सकते हैं, यानी उनकी शार्प धार टूट सकती है। अच्छा, तभी वह ब्रश यूज करते हैं। हाँ, इसलिए फाइल कार्ड का इस्तेमाल होता है। उसकी स्टील की तारें स्प्रिंगी और फ्लेक्सिबल होती हैं, जो दांतों के बीच घुसकर चिप्स को बिना नुकसान पहुंचाए बाहर निकाल देती हैं। समझ आ गया। हार्ड मटेरियल से साफ करेंगे तो खुद फाइल ही डैमेज हो जाएगी। सेफ्टी फर्स्ट। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल फाइल्स। यहाँ 2 नाम दिए हैं, वार्डिंग फाइल्स और मिल फाइल्स। वार्डिंग फाइल्स देखने में किसी आयताकार फाइल जैसी ही हैं, पर मोटाई में पेपर की तरह पतली लग रही हैं। इनका इतना पतला होने का क्या फायदा? वार्डिंग फाइल्स की स्टैंडर्ड लंबाई 100 से 200 mm होती है और इनका मेन फीचर इनकी एक्सट्रीम पतलाई ही है। इसलिए इनका प्रयोग उन नैरो ग्रूव्स में होता है जहां आम फाइल घुस ही नहीं सकती। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है चाबी बनाने वाले। ओह, लॉकस्मिथ्स। हाँ, लॉकस्मिथ्स को ताले और चाबी के छोटे, पतले और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्चों को आकार देने के लिए ऐसी ही पतली वार्डिंग फाइल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वार्डिंग फाइल मतलब चाबी बनाने वालों का टूल, और दूसरी स्पेशल फाइल है मिल फाइल। इसका आकार मुझे थोड़ा हाइब्रिड लग रहा है। ये फ्लैट तो है, पर इसके एक या दोनों किनारे गोल हैं। ये किस काम आती है? मिल फाइल को एग्जाम में अक्सर इसके दूसरे नामों से पूछा जाता है। इसे फ्लोट या लेथ फाइल भी कहते हैं। इसमें हमेशा बास्टर्ड कट का प्रयोग होता है, जो ज्यादा मटेरियल काटता है। तो इसका मेन यूज क्या है? इसका सबसे मुख्य प्रयोग वर्कशॉप में आरी यानी सॉ के दांतों को तेज करने के लिए होता है। और क्योंकि इसके किनारे गोल होते हैं, इसलिए अर्ध गोलाकार नालियों यानी हाफ राउंड ग्रूव्स को फाइल करने के लिए इससे बेहतर कोई टूल नहीं है। अगर डिस्कशन अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अब फाइलिंग से जुड़े कुछ ऐसे गोल्डन फैक्ट्स डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ फाइलिंग की आइडियल स्पीड और पोस्चर का जिक्र है। गति बताई गई है 40 से 60 स्ट्रोक्स पर मिनट। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई कारगर इससे ज्यादा स्पीड, मान लो 100 स्ट्रोक्स पर मिनट से फाइलिंग करे तो क्या होगा? क्या जल्दी काम खत्म नहीं होगा? ये सोचने में लगता है कि फास्ट काम होगा, लेकिन रियलिटी इसकी ऑपोजिट है। अगर स्पीड 60 स्ट्रोक प्रति मिनट से ज्यादा हुई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आएंगी। पहला, फाइल और मेटल के बीच फ्रिक्शन इतना बढ़ जाएगा कि हीट पैदा होगी, जिससे फाइल के दांत जल्दी खराब होंगे। ओह, मेक सेंस। और क्या प्रॉब्लम होगी? दूसरा, कारगर बुरी तरह थक जाएगा। और तीसरा, मेटल तेजी से काटने के चक्कर में फाइल जॉब पर से स्लिप कर सकती है। 40 से 60 स्ट्रोक्स एक आदर्श रिदम सेट करती है, जहां मटेरियल एफिशिएंटली कटता भी है और टूल और कारगर दोनों बचे रहते हैं। और इस रिदम को मेंटेन करने के लिए फिजिकल पोस्चर भी उतना ही जरूरी होगा। यहाँ लिखा है कि जॉब की ऊंचाई कारगर की कोहनी मतलब एल्बो के लेवल पर होनी चाहिए। कोहनी क्यों? चेस्ट या वेस्ट लेवल क्यों नहीं? ये पूरा गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वेट ट्रांसफर का है। जब जॉब बिल्कुल तुम्हारी कोहनी के लेवल पर होता है तो तुम्हें अपने आर्म्स की मसल पावर का यूज नहीं करना पड़ता। वेट तो ताकत कहाँ से आती है? तुम अपने पूरे अपर बॉडी के वजन को फाइल के ऊपर आगे की तरफ झुकाकर आसानी से ट्रांसफर कर सकती हो। अगर जॉब चेस्ट लेवल पर हुआ तो तुम्हें ताकत लगाने के लिए हाथ ऊपर उठाने पड़ेंगे, जिससे कंधे थक जाएंगे। हाँ, वो तो है। और अगर वेस्ट लेवल पर हुआ तो कमर थकानी पड़ेगी, जिससे पीठ दर्द होगी। इसलिए कोहनी का लेवल परफेक्ट बायोमैकेनिकल एडवांटेज देता है। कितना लॉजिकल है। अब एक और सेफ्टी फीचर का शब्द है यहाँ, सेफ एज। इसका नाम सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस एज पर दांत नहीं होंगे,
लेकिन एक ऐसी फाइल जिसमें दांत ही नहीं है, वो फाइल क्या काम की? इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है? इसे ऐसे विजुअलाइज करो, तुम एक पुराने बक्से के अंदर के कॉर्नर को फाइल कर रहे हो, जहां दो सतहें 90 डिग्री पर जुड़ी हैं। तुम्हें बॉटम वाली फ्लोर को फाइल करना है, लेकिन तुम नहीं चाहती कि सामने वाली दीवार पर कोई स्क्रैच आए। राइट, नॉर्मल फाइल चलाएंगे तो दोनों साइड कट जाएगा। एग्जैक्टली। अगर तुम नॉर्मल फाइल चलाओगी तो साइड वाले दांत वॉल को भी काट देंगे। ऐसी स्थिति में हम सेफ एज फाइल यूज करते हैं। इसकी एक साइड पर दांत नहीं बने होते, वो फ्लैट और स्मूथ होती है। ओह, तो वो स्मूथ साइड दीवार की तरफ रखते हैं। हाँ, वो स्मूथ एज उस 90 डिग्री अटैच भुजा के साथ घिसती रहती है बिना उसको काटे, जबकि बॉटम वाले दांत फ्लोर को फाइल करते रहते हैं। ये तो वाकई एक ब्रिलियंट हैक है। और इस इमेज के आखिर में फेरूल और नीडल फाइल का मेंशन है। फेरूल मुझे उस मेटल रिंग की तरह लग रही है जो पेंट ब्रश या फाइल के लकड़ी के हैंडल के बिल्कुल आगे लगी होती है। उस रिंग की जरूरत क्या है? फेरूल एक वेज स्प्लिटिंग फिजिक्स को रोकने का काम करती है। फाइल का जो हिस्सा हैंडल के अंदर जाता है, जिसे टैंक कहते हैं, वो नुकीला और वेज जैसा होता है। जब उस टैंक को लकड़ी के हैंडल में ठोका जाता है तो प्रेशर हैंडल को बीच से फाड़ सकता है। ओह, मतलब लकड़ी फट सकती है। हाँ, फेरल वो मेटल रिंग है जो उस लकड़ी को टाइट जकड़ कर रखती है और उस प्रेशर को बाहर निकलने नहीं देती, जिससे हैंडल फटने से बच जाता है। और रही बात नीडल फाइल की, वो एकदम चाकूनुमा पतली रेती होती है जो बहुत ही संकीर्ण और डेलिकेट स्थानों के लिए यूज होती है, जैसे घड़ी साज यूज करते हैं। फाइल की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और लॉजिक अब बिल्कुल डीपली समझ आ गए हैं। अब ट्रांजिशन करते हैं। मैनुअल एफर्ट ऑफ फाइल कितनी भी अच्छी हो, उनकी एक लिमिट होती है। अगर हमें एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल की शुद्धता यानी हाई एक्यूरेसी चाहिए, या सुपर हार्ड कटिंग टूल्स को धार लगानी है जहां फाइल स्लिप हो जाएगी, तब क्या करें? यहां एंट्री होती है हमारे अगले टॉपिक की, ग्राइंडर और ग्राइंडिंग व्हील। बिल्कुल सही पकड़ा। जब इंसानी ताकत और नॉर्मल फाइल की लिमिटेशन आ जाता है, वहां ग्राइंडर काम आता है। ग्राइंडर वर्कशॉप का सबसे प्रिसिजन वाला एंड स्टेज टूल है। फाइल हमें 0.1 mm तक की एक्यूरेसी दे सकती है, लेकिन ग्राइंडर माइक्रॉन्स में एक्यूरेसी और फाइन फिनिशिंग देता है। खाकर उन कटिंग टूल्स की धार बनाने के लिए जो इतने हार्ड होते हैं कि उन पर नॉर्मल रीति असर ही नहीं करते। राइट। हाँ, एग्जैक्टली। अगर मैं ग्राइंडिंग व्हील को ऑब्जर्व करूं तो फाइल से अलग कैसे है? फाइल में तो लाइन से बने हुए दांत होते हैं, पर व्हील में तो वैसा कुछ नहीं दिखता। एक ग्राइंडिंग व्हील अपने आप में एक चमत्कारिक कटिंग टूल है। फाइल में गिने चुने दांत होते हैं, मान लो 100 या 500, लेकिन ग्राइंडिंग व्हील के पास असंख्य, मतलब इन्फिनिट कटिंग एजेस होते हैं। इन्फिनिट एजेस कैसे? ये छोटे छोटे कटिंग कण होते हैं जिन्हें व्हील की सतह पर बिंद करके रखा जाता है। हर एक माइक्रोस्कोपिक कण एक दांत की तरह मेटल को काटता है। और इसमें एक वर्ड आया है ड्रेसिंग। जैसे पेंसिल की धार ब्लंट होती है तो हम शार्पनर यूज करते हैं। व्हील की धार ब्लंट हो जाए तो क्या ड्रेसिंग उस ग्राइंडर को शार्पन करने का नाम है? हाँ, कॉन्सेप्ट वही है। जैसे फाइल में कण फंसने पर हम पिनिंग वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही जब ग्राइंडर लगातार हाई स्पीड पर हार्ड मेटल घिस रहा होता है, उसके ऊपर के छोटे कटिंग कण घिसकर ब्लंट हो जाते हैं। अब व्हील नए मेटल को नहीं काट पाता होगा। बिल्कुल। तब ड्रेसिंग प्रक्रिया की जाती है। इसमें एक ड्रेसर टूल की मदद से व्हील की ऊपरी ब्लंट सतह को तोड़कर निकाल दिया जाता है, ताकि व्हील के अंदर छुपे हुए नए, फ्रेश और शार्प कटिंग कण ऊपर उभर आएं। व्हील फिर से नए जैसा काम करने लगता है। वाओ, तो हम प्रैक्टिकली एक नया लेयर एक्सपोज कर देते हैं। अब यहाँ सबसे मेजर पॉइंट पर आते हैं कि ये ग्राइंडिंग व्हील बनता किस चीज से है। नोट्स में एक सीधा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा है, अब्रेसिव प्लस बॉन्ड प्लस ग्रेड प्लस स्ट्रक्चर। इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। ये अब्रेसिव क्या बला है? देखो, अब्रेसिव वो प्राइमरी कटिंग एजेंट है। वही छोटा, नुकीला और अत्यंत कठोर कण जो मेटल काटता है। ये दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रूप में हमें एमरी, डायमंड, कोरंडम और सैंड मिलते हैं। ये नेचर में नेचुरली हार्ड होते हैं। लेकिन अगर नेचर ने हमें इतने हार्ड मटेरियल्स दिए हैं तो हमें आर्टिफिशियल अब्रेसिव्स लैब में बनाने की क्या जरूरत पड़ी? नेचर वाले काफी नहीं थे क्या? नेचर वाले हार्ड तो बहुत हैं, पर उनमें एक इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है। उनके ग्रेन साइज यानी कणों का आकार यूनिफॉर्म नहीं होते। यूनिफॉर्म नहीं होते मतलब अलग अलग साइज के होते हैं? हाँ, सोचो, अगर एक व्हील में 100 कण हैं,
99 कण एकदम छोटे और पतले हैं, लेकिन एक कण नेचुरली बहुत बड़ा है। जब तुम हाई फिनिश के लिए ग्राइंडिंग करोगी, वो एक बड़ा कण पूरे सरफेस पर एक लंबा गहरा स्क्रैच डाल देगा। ओह नो, प्रिसिजन ग्राइंडिंग में ये इम्परफेक्शन तो बिल्कुल नहीं चल सकती। सही पकड़ा। हमें 100% एक समान कण चाहिए थे, इसलिए हमने कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल एब्रेसिव डेवलप किए, जिनका आकार कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, तो कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी ही रीजन है आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स बनाने का। यहाँ आर्टिफिशियल में 2 बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा किस मेटल के लिए यूज होगा। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक मेटल्स की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका ट्रेड नेम एलोसाइट है, इसका प्रयोग हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील जैसी हार्ड और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं के लिए होता है। और सिलिकॉन कार्बाइड का? सिलिकॉन कार्बाइड, जिसका ट्रेड नेम कार्बोरॉन्डम है, उसके कण बहुत शार्प होते हैं पर जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए उसका प्रयोग कास्ट आयरन, पीतल और तांबे जैसी ब्रिटल और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं के लिए होता है। क्लियर। एलोसाइट हार्ड स्टील के लिए और कार्बोरॉन्डम कास्ट आयरन या ब्रास के लिए। ये एब्रेसिव हो गया फॉर्मूला का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट है बॉन्ड। बॉन्ड शायद ग्लू की तरह काम करता है, जो इन असंख्य एब्रेसिव कणों को आपस में चिपका कर रखता है और व्हील को गोल आकार देता है, राइट? एकदम सही। और अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से हम 5 मेन तरह के बॉन्ड्स का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला और सबसे यूनिवर्सल है वी यानी विट्रीफाइड बॉन्ड। ये चीनी मिट्टी को हाई टेम्परेचर पर पकाकर बनाया जाता है। चीनी मिट्टी से? हाँ, लगभग 75% ग्राइंडिंग व्हील इसी से बनते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस पर पानी, तेल या तेजाब का कोई असर नहीं पड़ता। तुम इसे ड्राई ग्राइंडिंग में यूज करो या कूलेंट के साथ वेट ग्राइंडिंग में, ये नहीं टूटता। क्ले से बनता है, मतलब सिरेमिक जैसा हो गया, इसलिए केमिकल रिएक्शन नहीं होता। दूसरा है एस यानी सिलिकेट बॉन्ड। ये कहाँ यूज होता है? सिलिकेट बॉन्ड सिलिकेट ऑफ सोडा से बनता है। जब किसी सेंसिटिव कटिंग टूल की धार लगानी होती है, जहां हीट टूल का टेम्पर खराब कर सकती है, वहां ये यूज होता है, क्योंकि ये ग्राइंडिंग के दौरान कम गर्मी पैदा करता है, जिससे टूल जलने से बच जाता है। तीसरा है ई यानी शिलैक बॉन्ड। इसके बारे में लिखा है हैवी ड्यूटी और हाई फिनिशिंग के लिए। और फिर चौथा है आर यानी रबर बॉन्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। व्हील में प्योर रबर डालने का क्या लॉजिक हो सकता है? रबर तो नरम होता है। क्या इसका रीजन फ्लेक्सिबिलिटी से जुड़ा है? कैसे मतलब? अगर हम सिरामिक का पतला व्हील बनाएंगे तो शायद वाइब्रेशन से वो शीशे की तरह टूट जाए, लेकिन रबर थोड़ा बेंड हो सकता है ना? ये इन्फ्रेंस बहुत ब्रिलियंट है। तुमने मैकेनिज्म पूरी तरह क्रैक कर लिया। रबर बॉन्ड बिल्कुल इसी वजह से यूज होता है। जब हमें पार्टिंग ऑफ करनी होती है, यानी मेटल को बीचों बीच पतला कट मार के 2 हिस्सों में बांटना होता है, तो हमें एक एक्सट्रीम पतला व्हील चाहिए। और पतला सिरामिक व्हील तो शैटर हो जाएगा। एग्जैक्टली। अगर वो व्हील क्ले या सिरामिक का होगा तो हल्की सी भी टेढ़ी आवाज या वाइब्रेशन आते ही वो शैटर हो जाएगा और उसके टुकड़े गोली की तरफ फेंकेंगे। रबर बॉन्ड थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसलिए इसे पार्टिंग ऑफ में और मशीनों के बेड पर गहरी पतली स्लॉट काटने में यूज किया जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट विजुअलाइज हो गया। और पांचवा है रेजोनॉइड बॉन्ड यानी बी, जिसका यूज हाई स्पीड ग्राइंडिंग में होता है, क्योंकि रेजिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को आराम से झेल लेता है। यहाँ बॉन्ड्स के बाद एक एग्जाम टिप भी दी गई है। हाँ, कि डायमंड व्हील की ट्रूइंग हमेशा डायमंड टूल से ही होती है। और दूसरा कि माइल्ड स्टील में ग्राइंडिंग करते वक्त सॉल्युबल ऑयल का प्रयोग एज अ कूलेंट होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। सही है। अब व्हील की प्रॉपर्टीज पर आते हैं, यानी ग्रेन साइज, ग्रेड और स्ट्रक्चर। ग्रेन साइज खड़ों का आकार होता है, जिसे नंबर से दर्शाया जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि नंबर जितना छोटा होगा, कण उतना ही मोटा होगा। मतलब इनवर्स रिलेशन है। हाँ, कोर्स कण 10 से 24, मीडियम 30 से 60, फाइन 80 से 180 और वेरी फाइन 220 से 600 तक होते हैं। रफ वर्क के लिए मोटे कण, हाई फिनिश के लिए बारीक कण। और इसके बाद है ग्रेड, जिसे अल्फाबेट्स यानी ए से जेड से दिखाया गया है। यहाँ पे एक गोल्डन रूल दिया है, जिसका लॉजिक मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। कौन सा रूल? रूल कहता है कठोर धातु के लिए सॉफ्ट व्हील और मुलायम धातु के लिए हार्ड व्हील। ये टोटली बैकवर्ड्स नहीं है। अगर मुझे हार्ड मेटल कट करना है तो मुझे हार्ड व्हील चाहिए ना, ये सॉफ्ट व्हील क्यों? ये गोल्डन रूल ग्राइंडिंग के सबसे खूबसूरत मैकेनिक्स को दर्शाता है। तुम्हें लगता है हार्ड व्हील का मतलब हार्ड कन है? नहीं,
ग्रेड यानी सॉफ्ट या हार्ड कणों की हार्डनेस नहीं बल्कि बॉन्ड की पकड़ की मजबूती बताता है। ओ, बॉन्ड की पकड़। हाँ, सॉफ्ट ग्रेड मतलब बॉन्ड असंख्य कणों को लाइटली पकड़े हुए है। हार्ड ग्रेड मतलब बॉन्ड ने कणों को फेविक्विक की तरह टाइटली पकड़ा है। तो हार्ड मेटल के केस में क्या होता है? सोचो, जब तुम एक हार्ड मेटल की ग्राइंडिंग कर रही हो, हार्ड मेटल तुरंत अब्रेसिव कणों की धार को घिसकर ब्लंट कर देगा। अगर तुमने वहां हार्ड ग्रेड व्हील लगाया तो वो घिसे हुए कण व्हील में चिपके रहेंगे और व्हील सिर्फ रगड़ खाएगा, काटेगा नहीं, शीशे जैसा चमकेगा बस। अच्छा, और काटेगा नहीं तो हीट पैदा होगी। एग्जैक्टली। इसीलिए हमें सॉफ्ट व्हील चाहिए, क्योंकि कण जल्दी घिसते हैं। सॉफ्ट बॉन्ड उन ब्लंट कणों को जल्दी से छोड़ देता है, वो कण निकल जाते हैं और उनके ठीक नीचे छुपे फ्रेश नुकीले कण तुरंत बाहर आ जाते हैं। इस मैकेनिज्म को व्हील की सेल्फ शार्पनिंग कहते हैं। वाओ, कितना स्मार्ट है। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्ट मेटल में कण जल्दी घिसता ही नहीं है, इसीलिए वहां हार्ड व्हील लगाते हैं ताकि वो लंबे समय तक कणों को मजबूती से पकड़ कर रखें। आहा, ये बहुत बड़ी इंसाइट है। ग्रेड बॉन्ड की स्ट्रेंथ बता रहा है। अब समझ आया क्यों गोल्डन रूल वैसा है। और आखिरी प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर, डेंस फिनिशिंग के लिए और ओपन रफ के लिए। इसे अप्लाई करके स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम भी दिया है, 51A36L5V23। हाँ, इस सीक्वेंस को हमेशा लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। 51 कंपनी प्रीफिक्स है, ए मतलब अब्रेसिव जो यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ओके। 36 ग्रेन साइज है, मीडियम, एल ग्रेड है, 5 स्ट्रक्चर है, वी मतलब विट्रीफाइड बॉन्ड और आखिर में 30 कंपनी सफिक्स। ये सीक्वेंस फिक्स रहता है। यहाँ डिफेक्ट्स की एक इमेज है, ग्लेजिंग और लोडिंग। ग्लेजिंग तो मुझे वैसा लग रहा है जैसे व्हील बिल्कुल स्मूथ और शाइनी शीशे जैसा हो जाए, जैसे कार का टायर घिसकर पूरा बेल्ड यानी गंजा हो जाता है और सड़क पर जीरो ग्रिप देता है, वैसा ही कुछ। एग्जैक्ट वही चीज। ग्लेजिंग में व्हील का फेस बाल्ड हो जाता है, वो कण छोड़ता ही नहीं है और शीशे की तरह चमकने लगता है। ये ज्यादा व्हील स्पीड, कम वर्क स्पीड या हार्ड व्हील यूज करने से होता है। और लोडिंग, ये ग्लेज से कैसे अलग है? अगर ग्लेजिंग बेल्ट टायर है तो लोडिंग क्या है? जैसे हम ट्रैकिंग के शूज पहनकर कीचड़ में जाएं और मड शूज की सारी नालियों में भर जाए, जिससे शूज सड़क पर स्लिप होने लगते हैं। क्या बात है, एनालॉजीज बैंग ऑन है आज। लोडिंग बिल्कुल मूड फंसने जैसा है। जब तुम बहुत सॉफ्ट धातु को घिसती हो तो उसके नरम कण व्हील के छिद्रों और दांतों के बीच में फंस जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है? दोनों डिफेक्ट्स का एक ही इलाज है, ड्रेसर का प्रयोग करके उन गंदे कणों या ब्लंट फेस को छीलकर नया फेस बाहर निकालना। और हाँ, इसलिए हम ग्राइंडिंग फ्लूइड मतलब कूलेंट यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो, चिप्स वहां से धुल जाएं और व्हील ठंडा रहे, जिससे लोडिंग कम हो। ग्राइंडिंग के सारे डाउट्स क्लियर। अब बस एक आखिरी टूल बचा है हमारे पीडीएफ का, ड्रिल। अगर फाइल मटेरियल स्क्रब करती है, ग्राइंडर फिनिशिंग करता है, तो ड्रिल का फंक्शन क्या बताया गया है? ड्रिल एक एंड कटिंग टूल है जिसका सीधा काम है मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करना और गोल आकार के सुराख यानी होल्स बनाना। इसके कटिंग लिप्स बिल्कुल एंड पॉइंट पर होते हैं, इसलिए इसे एंड कटिंग टूल कहते हैं। और मटेरियल और हार्डनेस का फैक्ट, एग्जाम में आमतौर पर ड्रिल की हार्डनेस पूछते हैं क्योंकि इसे सबसे ज्यादा लोड लेना होता है। ड्रिल मुख्य रूप से हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनते हैं और एक संतोषजनक कटिंग परफॉर्म करने के लिए इनकी कटिंग एजेस की एग्जैक्ट हार्डनेस बजाज से 65 HRC यानी रॉकवेल हार्डनेस C स्केल होनी चाहिए। इनमें मुख्य रूप से फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल और ट्विस्ट ड्रिल आते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। पिछले भाग के बाद आज के इस कटिंग टूल्स के विश्लेषण में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? देखो, पिछला सेशन बेसिक था, आज हम एक बहुत ही डीप लेकिन जरूरी टॉपिक कवर करेंगे। एक मेटल में होल यानी छेद करने से लेकर उसकी फिनिशिंग और उसमें अंदर चूड़ियां या थ्रेड्स काटने तक का जो सफर होता है ना, आज हम उसे समझेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप तो होल बनाना ही होगा, राइट? बिल्कुल, और इसके लिए मुख्य रूप से 3 तरह के ड्रिल्स को समझाना जरूरी है। पहला होता है फ्लैट ड्रिल। ये आगे से बिल्कुल चपाट यानी फ्लैट होता है, एकदम छेने की तरह दिखता होगा फिर तो। हाँ, एकदम वैसा ही। इसका कटिंग एंगल 90 डिग्री और क्लियरेंस एंगल 30 डिग्री होता है। और ये बनता किस मटेरियल से है? HCS से? हाँ, हाई कार्बन स्टील से बना होता है, पर इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्या नुकसान? इसमें चिप्स निकालने का रास्ता नहीं होता, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ कारपेंट्री शॉप में
या नरम धातुओं के लिए ही ठीक रहता है। फिर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दूसरा टूल आया, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। जिसमें फ्लूट्स यानी झिर्रियां सीधी होती हैं। एग्जैक्टली इसमें 2 पैरेलल फ्लूट्स दिए गए। पतली चादरों और पीतल जैसी धातुओं के लिए ये काफी ठीक काम करता है। पर वर्कशॉप की असली शान है तीसरा टाइप, यानी ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल, जिसमें स्पाइरल फ्लूट्स होते हैं, राइट? एग्जैक्टली ट्विस्ट ड्रिल में घुमावदार स्पाइरल फ्लूट्स होते हैं। एक सेकेंड, यहाँ एक डाउट है मुझे एग्जाम के हिसाब से। ट्विस्ट ड्रिल को हाई स्पीड पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मतलब स्पीड ज्यादा होगी तो टूल टूट नहीं जाएगा? बड़ा वैलिड पॉइंट है, पर इसके घुमावदार आकार की वजह से चिप्स लगातार बिना फंसे फंसकर ऊपर आते रहते हैं। उनको बाहर निकालने के लिए अलग से रुकना नहीं पड़ता। ओह, मतलब ऑटोमेटिक लिफ्ट की तरह काम करते हैं फ्लूट्स। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लो। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कूलेंट इन्हीं फ्लूट्स के रास्ते ठीक कटिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, वहां जहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है। हाँ, इसीलिए हाई स्पीड पर भी ट्विस्ट ड्रिल बिल्कुल सेफ रहता है। अच्छा, अब जरा ट्विस्ट ड्रिल के एनाटॉमी पर आते हैं, क्योंकि इससे काफी प्रैक्टिकल सवाल बनते हैं। टूल को मशीन में पकड़ते कैसे हैं और इसके कौन-कौन से पार्ट्स एग्जाम के लिए जरूरी है? इसको 2 मेन पार्ट्स में बांट लेते हैं। पहला होल्डिंग पार्ट और दूसरा कटिंग पार्ट। पहले होल्डिंग पार्ट की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर का हिस्सा होता है टैंग। टैंग, TANG वाला टैंग। हाँ, ये टेपर शैंक के ठीक ऊपर एक चपटा हिस्सा होता है। इसका मेन काम है ड्रिल को मशीन स्पिंडल में स्लिप होने से रोकना। अगर टैंग ना हो तो मशीन घूमती रहेगी और ड्रिल होल में फंस जाएगा। ओह, मतलब टैंग एक तरह से लॉक का काम करता है? सही कहा, लॉक की तरह। टंग के नीचे आता है शैंक, जो ड्रिल चक में फिट होता है। यह शैंक स्ट्रेट, टेपर या रैचेट अलग अलग टाइप का होता है। और इनके बीच भी तो कुछ होता है ना, जहां साइज लिखा होता है? हाँ, शैंक और बॉडी के बीच एक पतला सा हिस्सा होता है जिसे नेक कहते हैं। यहीं पर ड्रिल का साइज और कंपनी का नाम स्टैंप किया जाता है। नेक थोड़ा पतला क्यों रखा जाता है? ताकि रगड़ ना खाए? एकदम सही, क्योंकि यह हिस्सा अंदर टकराता नहीं है, तो इस पर लिखी हुई डिटेल्स सालों साल मिटती नहीं है। बहुत लॉजिकल बात है। अब कटिंग पार्ट पे आते हैं, जो असली में मेटल काटता है। तो कटिंग पार्ट में सबसे मेन है बॉडी और फ्लूट्स। फ्लूट्स तो वो घुमावदार रास्ते हो गए, पर उन 2 फ्लूट्स के बीच का जो ठोस चौड़ा हिस्सा बचता है ना, उसे लैंड कहते हैं। और उसमें एक मार्जिन भी तो होती है। दोनों में क्या फर्क है? देखो, लैंड चौड़ा हिस्सा है और इस लैंड के किनारे पर एक पतली और चमकदार उभरी हुई धारी होती है। बस उसी पतली धारी को मार्जिन कहते हैं। तो होल में रगड़ सिर्फ मार्जिन पर आती है, पूरे लैंड पर नहीं? एग्जैक्टली अगर पूरा लैंड टच करेगा तो टूल रगड़ से लाल गरम होकर पिघल जाएगा। इसीलिए मार्जिन बनाई जाती है। और एग्जाम के लिए याद रखना, ड्रिल का सटीक साइज इसी मार्जिन से ही मापा जाता है। मार्जिन से ही साइज मापते हैं, ये जरूरी पॉइंट है। और आगे का पॉइंट? दोनों फ्लूट्स को सेंटर में जोड़ने वाली मोटाई को वेब कहते हैं। और ड्रिल का जो बिल्कुल आगे का शंकु आकार यानी कोन जैसा पॉइंट होता है, उसे चिजल पॉइंट कहते हैं। यही पॉइंट सबसे पहले मेटल में घुसता है। चिजल पॉइंट, ठीक है। पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ना इनके एंगल्स में होता है। एग्जाम में फिगर्स याद रखने में हालत खराब हो जाती है। अलग अलग धातुओं के लिए कोण या एंगल्स कैसे बदलते हैं? इसको चाकू की धार से समझो। अगर सख्त चीज काटनी है तो धार मोटी और चौड़ी होनी चाहिए, वरना टूल टूट जाएगा। और नरम चीज के लिए पतली धार। ओके, तो इस बेसिस पे स्टैंडर्ड्स क्या हैं? साधारण कामों के लिए स्टैंडर्ड कटिंग एंगल 118 डिग्री होता है, पर मटेरियल के हिसाब से ये 60 से 150 डिग्री तक बदल सकता है। मतलब हार्ड कार्बन स्टील के लिए एंगल सबसे ज्यादा होगा? हाँ, हार्ड कार्बन स्टील में फोर्स ज्यादा लगता है, इसलिए कटिंग एंगल बढ़ाकर 150 डिग्री रखा जाता है। पर वहां क्लियरेंस एंगल बहुत कम, यानी सिर्फ 7 डिग्री होता है। क्लियरेंस एंगल कम क्यों? अगर बढ़ा दें तो? अगर क्लियरेंस बढ़ा दिया तो कटिंग एज के पीछे का सपोर्ट खत्म हो जाएगा और ताकत पड़ते ही वो धार टूट जाएगी। इसीलिए हार्ड मेटल्स में क्लियरेंस कम रखते हैं। अच्छा, और बाकी धातुओं की लिस्ट भी बता दीजिए रिवीजन के लिए। फोर्ज्ड स्टील का क्या एंगल है? मीडियम हार्ड फोर्ज स्टील में कटिंग एंगल 125 डिग्री और क्लियरेंस 10 डिग्री हो जाता है। माइल्ड स्टील के लिए वही स्टैंडर्ड 118 डिग्री और क्लियरेंस 12 से 15 डिग्री रहता है। और थोड़े नरम मेटल्स में आए, जैसे पीतल या तांबा,
तो वहां एंगल घटकर 100 डिग्री हो जाता है। क्लियरेंस वही 12 डिग्री रहता है। कैस्ट आयरन और एल्यूमिनियम के लिए कटिंग एंगल 90 डिग्री है और क्लियरेंस 12 से 15 डिग्री। और लकड़ी या बैकलाइट वगैरह के लिए तो और भी कम होगा ना? सही अंदाजा है। सबसे नरम मटेरियल जैसे लकड़ी के लिए कटिंग एंगल सिर्फ 60 डिग्री रखा जाता है और क्लियरेंस 15 डिग्री, क्योंकि आराम से टूल अंदर घुस जाता है। और इसमें एक रेक एंगल भी तो पढ़ा था मैंने, वो क्या करता है? रेक एंगल, जिसे हीलिक्स एंगल भी कहते हैं, ये वही घुमाव है जो तय करता है कि चिप्स कितनी आसानी और तेजी से टूटकर बाहर आएंगे। एंगल्स का पूरा टेबल ठीक से क्लियर हो गया। अब लगता है मुझे इन टूल्स द्वारा किए जाने वाले होल ऑपरेशन समझ लेने चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हाँ दोस्तों, ये जरूर करना। तो अब वापस आते हैं ऑपरेशंस पर। बेसिक्स और थोड़े एडवांस्ड दोनों बताएं प्लीज। तो ट्विस्ट ड्रिल से जो पहला बेसिक गोल सुराग बनाते हैं उसे ड्रिलिंग कहते हैं। पर मान लो होल थोड़ा सा ऑफ सेंटर हो गया या 1 मिलीमीटर और बड़ा करना है, तो हम एक सिंगल पॉइंट टूल यूज करते हैं। इस प्रोसेस को बोरिंग कहते हैं। यानी पहले से किए होल को बड़ा करना बोरिंग है, पर इसमें होल स्मूथ थोड़ी होता है। सही पकड़ा, होल स्मूथ नहीं होता उसमें। होल को सटीक साइज और अंदर से शीशे जैसी फिनिशिंग देने के लिए जो टूल घुमाते हैं उसे रीमिंग कहते हैं। रीमिंग आखिरी सटीक फिनिशिंग देती है। अच्छा, इसके बाद 2 टर्म और आती हैं, काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग। ये दोनों सुनने में एक जैसी लगती हैं, क्या अंतर है इनमें? काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग में बड़ा बेसिक अंतर है डिजाइन का। काउंटर बोरिंग में होल के ठीक ऊपर के सिरे को थोड़ी गहराई तक सिलेंड्रिकल या बेलनाकार शेप में बड़ा किया जाता है। सिलेंड्रिकल क्यों? ताकि सॉकेट हेड स्क्रू पूरा अंदर तक बैठ जाए। हाँ, ताकि नट या बोल्ट सतह से बाहर ना निकले राइट। और कपड़ों या मशीन में फंसे नहीं। दूसरी तरफ काउंटर सिंकिंग में होल के सिरे को सिलेंड्रिकल नहीं बल्कि शंकु या कॉनिकल आकार में चैम्फर करते हैं। ओह, चम्फरिंग करते हैं। वी शेप में। वो काउंटर संक्ट स्क्रूज के लिए होगा जिनका सर वी जैसा होता है। बिल्कुल सही जवाब। काउंटर संक स्क्रूज को लेवल में लाने के लिए ही काउंटर सिंकिंग की जाती है। और एक तीसरा टर्म भी था, स्पॉट फेसिंग। हाँ, स्पॉट फेसिंग किस काम आता है? कास्टिंग वगैरह में, राइट? हाँ, क्योंकि कास्टिंग की सतह उबड़ खाबड़ होती है ना, तो वहां वॉशर ठीक से बैठेगा नहीं। इसलिए होल के ठीक ऊपर की थोड़ी सी जगह को मशीन से समतल यानी एकदम फ्लैट कर देते हैं। इसे स्पॉट फेसिंग कहते हैं। वाह, ये तीनों क्लियर हो गए। अब प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल्स पर थोड़ा जोर डालते हैं। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला और कूलेंट्स के नियम कैसे काम करते हैं? देखो, मशीन कितनी स्पीड से चलेगी इसका बड़ा सीधा फॉर्मूला है। अगर तुम इंच सिस्टम में काम कर रही हो तो फॉर्मूला है CS = पाई गुणा D गुणा N, और इस पूरे को 12 से डिवाइड करते हैं। तो इसकी यूनिट फुट पर मिनट होगी? हाँ, फुट पर मिनट। यहाँ D का मतलब ड्रिल का डायमीटर और N का मतलब RPM है। और वही अगर तुम मेट्रिक सिस्टम में हो तो सेम पाई गुणा D गुणा N और डिवाइड करेंगे 1000 से, रिजल्ट मीटर पर मिनट में आएगा। RPM मतलब टूल 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, राइट? सही बात है। अब गर्मी और फ्रिक्शन की वजह से टूल खराब ना हो, इसलिए कूलेंट्स के बहुत स्ट्रिक्ट नियम हैं वर्कशॉप में। एग्जाम में सीधा सवाल आता है। अच्छा, तो जैसे हार्ड कार्बन या माइल्ड स्टील के लिए कौन सा कूलेंट लगता है? उनके लिए लार्ड ऑयल या सॉल्यूबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ताकि गर्मी अब्जॉर्ब हो सके। पर एल्यूमिनियम और तांबा के चिप्स चिपचिपे होते हैं, इसलिए वहाँ मिट्टी का तेल यानी केरोसिन सबसे बेस्ट कूलेंट का काम करता है। केरोसिन कूलेंट का काम करता है, ये पॉइंट ट्रिकी है। और सबसे मेन जिसमें बच्चे फंसते हैं, कास्ट आयरन, उसके लिए क्या रूल्स हैं? इसके लिए सबसे बड़ी चेतावनी है एग्जाम में। कास्ट आयरन और ब्रास या ब्रॉन्ज की कटिंग हमेशा ड्राई यानी बिना किसी कूलेंट के होती है। वहां कुछ नहीं डालते। पर ड्राई क्यों रखना है? गर्मी तो वहां भी होगी ना? गर्मी होगी, पर कास्ट आयरन में नेचुरली फ्री ग्रेफाइट होता है जो खुद एक ठोस लुब्रिकेंट है। अगर तुमने तेल डाल दिया ना तो वो लोहे के धूल और ग्रेफाइट के साथ मिलकर एक गाढ़ा एब्रेसिव पेस्ट बना देगा। ओह माय गॉड, मतलब टूल घिस जाएगा उस पेस्ट से? हाँ, वो पेस्ट एक लैपिंग कंपाउंड बन जाता है जो टूल की धार को बुरी तरह बर्बाद कर देगा। और चलिए मान लीजिए पानी डाल दिया ठंडा करने के लिए, तो प्लेन वाटर? सादा पानी सख्त मना है, क्योंकि पानी से जॉब पर और मशीन पर बहुत जल्दी जंग या रस्ट लग जाता है। इसलिए सिर्फ ऑयल इमल्शंस का ही यूज करना चाहिए जहां जरूरत हो। ये केमिस्ट्री और मशीनिंग का कॉम्बिनेशन सच में बहुत जरूरी है, याद रखना। तो चलिए, होल तो बन गया और फिनिश भी हो गया।
अब लास्ट स्टेज यानी होल के अंदर थ्रेडिंग की बात करते हैं। हाँ, फिनिशिंग और थ्रेडिंग आखिरी स्टेज है। हमने थोड़ी देर पहले रीमर की बात की थी। रीमर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है जो बहुत पतली लेयर छीलता है, लगभग 0.02 से 0.05 मिलीमीटर तक। हाँ, पर इसके दांतों की स्पेसिंग का कुछ लोचा होता है ना, कहीं पढ़ा था मैंने। हाँ, रीमर में दांतों की संख्या सम यानी इवन होती है, जैसे 4, 6 या 8 दांत, ताकि डायामीटर आसानी से नापा जा सके। लेकिन उन दांतों के बीच का जो गैप या स्पेसिंग है वो विषम यानी अनइवन रखी जाती है। अनइवन क्यों? अगर सब बराबर होंगे तो क्या प्रॉब्लम है? अगर सब बराबर होंगे तो लगातार एक ही फ्रीक्वेंसी पर टकराएंगे, जिससे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन और आवाज होगी, जिसे चैटरिंग कहते हैं। अनइवन स्पेसिंग इस रिदमिक वाइब्रेशन को तोड़ देती है, जिससे फिनिश एकदम स्मूथ आती है। बहुत डीप डिजाइन थॉट है ये। अच्छा, अगर इसी स्मूथ होल के अंदर मुझे इंटरनल थ्रेड्स यानी अंदरूनी चूड़ियां काटनी हो तो क्या प्रोसीजर है? अंदर चूड़ियां काटने के लिए जो टूल होता है उसे टैप कहते हैं, पर इसमें एक कड़ी शर्त है। टैप को होल में डालने से पहले होल का साइज बिल्कुल सटीक टैप के माइनर या कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। अगर छोटा हुआ होल तो कैप टूट जाएगा अंदर। एग्जैक्टली क्योंकि टैप हाई स्पीड स्टील का बना होता है, वो मुड़ता नहीं है, सीधा टूट जाता है। और टूटा हुआ टैप निकालना तो एक अलग ही बड़ा टास्क है, राइट? हाँ, उसके लिए पेचकस या नोज प्लायर का यूज करते हैं अगर थोड़ा बाहर निकला हो, वरना टैप एक्सट्रैक्टर या स्टड एक्सट्रैक्टर से आखिरी तरकीब लगानी पड़ती है। और इसमें कूलेंट्स क्या लगेंगे टैपिंग में? वही ड्रिल वाले नियम है। स्टील के लिए लार्ड ऑयल, एल्यूमिनियम के लिए केरोसिन और कास्ट आयरन या ब्रास के लिए बिल्कुल ड्राई रहता है। ये तो अंदर चूड़ियां हो गई, पर अगर मुझे किसी पाइप या रॉड के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड्स यानी बाहरी चूड़ियां काटनी हो तो उसके लिए कौन सा टूल आता है? उसके लिए डाया नाम का एक हैंड ऑपरेटेड टूल आता है। एक छोटे राउंड ब्लॉक जैसा होता है, जिसे हैंडल में लगाकर रॉड के बाहर पहनाया और घुमाया जाता है। ये नई चूड़ियां भी काट सकता है और खराब थ्रेड्स को ठीक भी कर सकता है। सुपर्ब। और एंड में एक टर्म बची है सुपर फिनिशिंग, वो कैसे करते हैं? सुपर फिनिशिंग में माइक्रोस्कोपिक लेवल की फिनिशिंग आती है, जैसे पिस्टन वगैरह के लिए। इसमें लैपिंग करते हैं, जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे पेस्ट से 0.005 मिलीमीटर तक मेटल खिंचते हैं। और होनिंग भी इसी में आता है ना? हाँ, होनिंग सिलेंडर के अंदर वाली सरफेस के लिए होती है, और स्क्रैपिंग में हुक स्क्रैपर से हाथ से मेटल खुराचकर ट्रू फ्लैट सरफेस बनाते हैं। तो ठीक है, सारे पॉइंट्स लगभग कवर हो गए हैं। अब एग्जाम के लिए इस पूरी होल मेकिंग प्रोसेस का एक क्विक रिवीजन करवा दीजिए ना, शॉर्ट में। बिल्कुल, पूरी प्रक्रिया को 4 कदम में याद कर लो। कदम 1 है ड्रिलिंग, यानी एक ट्विस्ट ड्रिल से ठोस मेटल में प्राइमरी सुराग बनाना। कदम 2 बोरिंग होगा। हाँ, कदम 2 बोरिंग, जिसमें सिंगल पॉइंट टूल की मदद से होल के आकार को बड़ा करना और सेंटर सटीक करना होते हैं। और कदम 3 है रीमिंग, जिसमें माइक्रो लेवल पर फिनिश किया जाता है। एग्जैक्टली, रीमिंग सटीक, एक्यूरेट और स्मूथ फिनिशिंग देता है। और आखिरी कदम 4 है टैपिंग और डाई, यानी टैप से अंदरूनी चूड़ियां और डाई से बाहरी चूड़ियां काटना। इन 4 स्टेप्स में पूरा काम खत्म। ये हुई ना बात। सच कहूं तो आज मेरे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और एग्जाम के नजरिए से ये सारे वीडियो नोट्स बहुत ज्यादा मददगार है सच में। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। डेली रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, PYQs लगाइए। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, लाइक, सब्सक्राइब और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फोकस रहिए और सिलेक्शन के लिए मेहनत करते रहिए।